हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11। ये आपकी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहला जो इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है वो है चीन। हम चीन के बारे में इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। ये एक बहुत बड़ा देश है जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर चीन के बारे में हम पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि चीन जो एक विशालकाय द्वीप की तरह है। यानी कि द्वीप तो ऐसी जगह को कहते हैं जो पानी के बीचम बीच हो। हमारे जितने भी सारे देश हैं सब पानी के बीच में, समुंदर के, इसलिए सबको हम द्वीप कहते हैं सारे देशों को। परंतु चीन का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे विशाल द्वीप कहते हैं हम। चीन जो है इसमें बहुत सारी तरह की जलवायु मिल जाएगी आपको। कहीं पे बर्फ़ मिलेगी चीन में, कहीं पे आपको रेगिस्तान मिलेंगे और कहीं पे जंगल मिलेंगे। हर जगह अलग अलग जलवायु आपको देखने को मिलेगी। चीन में कई तरह के लोग भी रहते हैं। उनमें सबसे मेन जो जाति समूह है चीन का, उसका नाम है हान। ये सबसे ज़्यादा हैं लोग चीन में। चीन की भाषा की बात करें तो चीन की भाषा का नाम है चीनी। चीन की मेन भाषा चीनी है। चीन जो है, अब पढ़ लेते चीन की प्रमुख नदियों के बारे में। वैसे तो चीन में बहुत सारी नदियां हैं, मगर चीन की जो 3 नदियां हैं वो बहुत ज़्यादा मेन है। उनमें से पहली नदी जो है उसका नाम है पीली नदी, जिसे चीन में हुआंग नदी भी कहते हैं। दूसरी जो है वो है यांगती नदी, जिसे छांगजियांग भी कहते हैं। और ये जो नदी है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और तीसरी जो नदी है चीन की उसका नाम है पल नदी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा वो है चीन की भाषा और बोलियों के ऊपर। वैसे तो हमें पता है चीन की मेन भाषा तो चीनी भाषा है, परंतु अगर बोलियों की बात करी जाए तो इसमें बहुत सारी बोलियां, राष्ट्रीय भाषाएं चीन की, जिनमें से कोई है उइगुर नाम है किसी का हुई, किसी का मानचू, किसी का तिब्बती। इस तरीके से बहुत सारी भाषा और बोलियाँ चीन में आपको मिल जाएंगी। अगर चीन के भोजन की बात करें तो चीन में भी कई तरह के फूड खाए जाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा मेन जो इनका फूड है उसका नाम है डिमसम। ये वाला फूड इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले ये आटे को लेते हैं, उसे गूंदते हैं। आटे को गूंदने के बाद उसमें सब्जी भरकर उसे उबाल लेते हैं। ये इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूड है और सबसे ज़्यादा फेमस फूड है, जिसका नाम है डिमसम। और भी ये कई जगह पे अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। कहीं पर के लोग जो है, कुछ लोग तो गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग चावल खाते हैं और कुछ दोनों को बराबर मात्रा में खाते हैं। तो हर जगह पे चीन में अलग अलग तरीके का भोजन खाया जाता है। अगर चीन की सरकार की बात करी जाए तो चीन की सरकार थी साम्यवादी और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में चीन के अंदर। जापान की बात करें तो जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जापान है क्या? जापान आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है, बहुत ज़्यादा तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिए ये सबसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है आज के टाइम पे विश्व में। चीन के विपरीत जापान जो है एक द्वीप श्रृंखला है। जैसे कि हमने पढ़ा था चीन तो एक महाद्वीप है और बहुत सारे जो है और सारे देश द्वीप हैं, मगर जापान जो है ये द्वीपों का समूह है। इस समूह के अंदर 4 आपको द्वीप मिल जाएंगे। सबसे पहले द्वीप का नाम है होंशु, एक है क्यूशु, एक शिकोऊ और होकाइडो। जापान के अंदर आपको ये 4 द्वीप देखने को मिल जाएंगे। अगर जापान के शासन की बात करें तो जापान में शासन था 12वीं शताब्दी में, वो था शोगुनो वंश का। शोगुनो वंश था, उसका शासन था जापान के अंदर 12वीं शताब्दी के अंदर। फिर क्या हुआ, 1603 से 1867 में जो तोकुगावा वंश था उनका शासन होने लगा जापान के अंदर। ये डाइट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो डाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। डाइट क्या है? डाइट जो है जापान की संस्था का नाम है। तो आपके पेपर में आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन के डाइट क्या है। तो आपको याद रखना है जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। और जो संसद जो है ये जर्मन विचारधारा पर आधारित है। यानी कि जिस तरीके की विचारधारा जर्मनी देश की है उसी के आधार पर डाइट की विचारधारा है। जापान का खान पान, यानी कि जापान के लोग अब क्या खाना खाते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जापान के लोग जो हैं वो पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वहाँ पे पशुपालन नहीं होता। वहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा चावल उगाते हैं और चावल ही सबसे ज़्यादा खाते हैं वो। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है तो प्रोटीन के लिए वो मछली को खाते हैं। और भी कई तरीके के वहाँ पे खाने मिल जाते हैं, जैसे साशिशी या सुशी। ये भी कुछ इनके भोजन है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं और ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद मानते हैं इन भोजनों को।
जापान के 4 द्वीपों के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले द्वीप का नाम है होंशु, क्यूशु, शिकोकू तथा होकाइडो। ये जापान के 4 द्वीप हैं। अब पढ़ लेते हैं फुकुजावा युकिची कौन थे इनके बारे में। तो हमें पता चलता है कि फुकुजावा युकिची जो थे ये बुद्धिजीवी थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी उन लोगों को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं जिनके। परंतु इनका विचार ये था कि जापान जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला देश है, तो उसे अपने आप को एशिया से निकाल लेना चाहिए। यानी कि जापान तो एशिया के अंदर ही माना जाता है, एशिया महाद्वीप में, परंतु ये मानते थे कि एशिया महाद्वीप से अलग रहना चाहिए। जापान को ये कहना चाहिए कि हम एशिया महाद्वीप में नहीं हैं। चीन में छिंग राजवंश का अंत। चीन में एक राजाओं का वंश था जिनका नाम था छिंग। उसके बारे में पढ़ लेते हैं वो था क्या। तो हमें ये पता चलता है कि 1644 से 1911 के बीच में छिंग राजवंश जो था वो चीन के अंदर शासन करता था। चीन ने क्या करा था, पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व जमा लिया था, यानी कि अपना नियंत्रण कायम कर लिया था 19वीं शताब्दी में। जो ये छिंग राजवंश जो था ये चीन पर शासन करता था और इनका शासन बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु अचानक चीन के अंदर अशांति फैल गई, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, गृह युद्ध फैल गया। इस वजह से इनकी सत्ता चली गई छिंग राजवंश की। अब पढ़ लेते हैं जापान के बारे में। 19वीं सदी में जापान में औद्योगिक अर्थतंत्र की संरचना। हमें पता चलता है कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में जापान जो है बहुत तेज़ी से विकास करने लगा था। उनने एशिया के बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ दिया था अपने से और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। इसकी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हाई है। इसने धीरे धीरे चीन को भी अपने से पीछे कर दिया था। चीन भी इससे टेक्नोलॉजी में पीछे हो गया। फिर जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया, फिर कोरिया को हरा दिया और इनको अपने अंदर मिला लिया, इन दोनों देशों को। फिर धीरे धीरे विकास करते करते जापान ने रूस जैसी बहुत बड़ी शक्ति को भी हराने के बाद ये बहुत ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब पढ़ लेते हैं इनके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कि चीन देखने में कैसा है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें सारी। चीन की कैसी हैं और जापान की कैसी हैं। अगर चीन की बात करें तो चीन के बारे में पता चलता है बहुत बड़ा महाद्वीप की तरह है एक चीन, बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इसकी जलवायु हमने पढ़ लिया है पीछे, बहुत सारी तरह की जलवायु है। कहीं पे बर्फ़ पड़ती है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे वर्षा नहीं होती, कहीं पे जंगल ही जंगल है। भाषा भी बहुत सारी है यहाँ पे, बहुत सारी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। दुनिया में नंबर 1 पे है चीन की आबादी भी। और क्षेत्र विविधता, हर जगह पे अलग अलग तरह के आपको लोग देखने को मिल जाएंगे चीन के अंदर। अगर जापान की बात करें तो जापान जो है कोई देश नहीं है, ये द्वीप श्रृंखला है। इसके अंदर 4 द्वीप हम पीछे पढ़ चुके हैं उनके बारे में। अगर इसकी बात करें तो हम जापान की, तो जापान के 50% यानी कि आधा भाग जो है वो सारा का सारा पहाड़ से ढका हुआ है, यानी कि पहाड़ी पहाड़ ज़्यादा हैं आधे भाग पे जापान के। यहाँ की जो प्रमुख भाषा जो जापान की है वो जापानी है। ज़्यादातर लोग मेनली जापानी भाषा ही बोलते हैं। जापान जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं इस देश के अंदर। आधुनिक दुनिया में चीनी प्रतिक्रिया, इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अब अगर हम चीन के बारे में पढ़ें तो चीन के बारे में पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है जिस तरीके से और यूरोप के देशों ने विकास करा अपना, चीन ने इस तरीके से विकास नहीं करा। चीन का विकास जो वो धीरे धीरे हुआ है। पहले चीन गुलाम था, गुलामी से चीन ने अपने आप को छुड़ाया। यहाँ पर अशांति थी, अशांति को इन्होंने ख़त्म करा। सभी लोगों को समानता प्रदान की इन्होंने अपने। जब इनके यहाँ पर समानता आ गई फिर चीन ने अपने विकास पर ध्यान दिया और बहुत अच्छी राजनीतिक पार्टियाँ आ गई थी चीन के अंदर। फिर चीन विकास करता चले गया। ये थी चीन की कहानी। अब पढ़ते हैं मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ क्या होता है। जो मेजी पुनर्स्थापना है इसका अर्थ होता है प्रबुद्ध सरकार का गठन। प्रबुद्ध सरकार ऐसी सरकार होती है जो प्लानिंग के तहत काम करती है, बहुत अच्छी तरीके से संभालती है देश को। जो मेजी जो था एक वंश था, इनकी सरकार थी मेजियों की। ये बहुत अच्छी तरीके से शासन कर रहे थे जापान के अंदर। अब इनके शासन जो है मेजियों के पुनर्स्थापना के कारण क्या था, यानी कि क्यों इन्हें जापान के अंदर लाया गया मेजी लोगों को। तो सबसे पहला कारण इनको लाने का यही था कि देश में असंतोष फैल गया था। लोग चाहते थे सब एक मिलजुल कर रहें, शांति से काम करें। लोग चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े, इनका सभी देशों से ये व्यापार करें बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जापान को हम बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकें। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, यानी कि मेजी शासन जो था वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। उनने किस तरीके से आधुनिकीकरण की शुरुआत कर दी जापान के अंदर। उनने सबसे पहले कृषि पर कर लगाना शुरू कर दिए थे, किसानों से कर लेना शुरू कर दिया। मेजी जो शासन चल रहा था, जो मेजी थे उन्होंने रेल लाइन बिछा दी,
ताकि फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े कारखानों से माल को एक दूसरी जगह आसानी से ले आया जा सके। वस्त्र उद्योगों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई ताकि उच्च क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी के वस्त्र वो बना सकें जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में हो। उन्होंने विदेशों से लोगों को बुलाया जिन्होंने जापान के लोगों को कारीगरी सिखाई बहुत अच्छी अच्छी काम करने की। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को, जापान के विद्यार्थियों को भी बाहरी देशों में भेजा और उनकी जो उच्च क्वालिटी की पढ़ाई थी उनसे पढ़ाई करवाई ताकि वो अपने देश के लोगों को भी अच्छी शिक्षा दे सके। जो मेजी जो थे उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था भी शुरू कर दी थी जापान के अंदर ताकि लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर सकें और बैंक से ऋण ले सकें ताकि वो विकास कर सकें अपना। कंपनी जो थी, कंपनियों को बहुत ज़्यादा छूट दी जा रही थी मेजी शासन में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जापान के अंदर आकर व्यापार कर सकें। अब पढ़ने फुकोऊ क्यों है क्या था। इसका ये जो है एक शब्द है, इसका अर्थ होता है समित देश और मजबूत सेना। यानी कि जापान के लोग जो थे वो चाहते थे उनका देश बहुत ज़्यादा समित हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाए, उनकी सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए ताकि कोई भी जापान पर कब्जा ना कर सके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जापान में मेजी द्वारा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में सुधार। यानी कि जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई के लिए क्या क्या सुधार करे मेजियों ने जापान के अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने सुधार कर दिया था कि जो लड़की हैं और लड़के हैं दोनों के लिए स्कूल जाना उन्होंने अनिवार्य कर दिया। यानी कि लड़कियाँ दोनों के लिए स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया उन्होंने जो पढ़ाई की फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा कम कर दी ताकि गरीब लोग भी आसानी से स्कूल जा सकें। आधुनिक विचारों पर बल दिया गया कि आज के टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी बातें उन्हें लोगों को सिखाई गई। लोगों को सिखाया गया कि तुम्हें अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रहना है, देश के प्रति कभी भी इससे आपको बेईमानी नहीं करनी है। किताबों का चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखा गया। यानी कि किताब बहुत अच्छी अच्छी दी गई स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए और बहुत अच्छे टीचर दिए गए ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लोगों को सिखाया गया कि अपने माता पिता के प्रति आदर करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति हमेशा वफादारी रखनी चाहिए। जापान में मेजियों द्वारा पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जब जापान में विकास हो रहा था तो उद्योगों से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सबसे पहला नुकसान लकड़ियों को हुआ था क्योंकि जंगल बहुत तेज़ी से काटे जा रहे थे जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता चले गया। पहले वायु प्रदूषण फैला, जब बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह खुलने लगी उनका जल पानी, उनका केमिकल वगैरह नदियों में डाला जाने लगा, झीलों में डाला जाने लगा तो जल प्रदूषण भी फैलता चले गया जिससे बीमारियां फैली बहुत ज़्यादा। कृषि उत्पादों में कमी हो गई क्योंकि जिन जगह पे जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी थी लोग गाँवों को छोड़कर उन जगहों पर जाने लगे और कोई भी कृषि करना नहीं चाह रहा था, सब शहरों की तरफ जाने लग गए थे जिसकी वजह से कृषि के उत्पादों की कमी हो गई थी जापान के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चियांग काई शेक के कार्य। इनके कार्य जो थे, सबसे पहले इनका कार्य था वाइल्ड लाइफ पर नियंत्रण करवा दिया था इन्होंने। ये मानते थे कि साम्यवादी व्यवस्था जो बहुत ज़्यादा बेकार है, इसके ये सही नहीं है विकास के लिए जापान के, तो इन्होंने इसको ख़त्म करवा दिया था। राष्ट्र का सैनिकीकरण का प्रयास करा इन्होंने। ये चाहते थे कि हमारी बहुत अच्छी सेना होनी चाहिए जापान की जिसे कोई भी हरा ना सके, जो प्लानिंग के साथ काम करे। ये चाहते थे कि महिलाओं के अंदर 4 गुण आने चाहिए। हर महिला के अंदर देश की सबसे पहले सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम। इसका अर्थ ये है कि महिला देखने में अच्छी लगे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा उसका खान पान होना चाहिए, बोलना अच्छी तरीके से चाहिए हर महिला को और अच्छी तरीके से हर महिला को काम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देश को एकीकृत करने में असफलता के कारण। जापान जो है, जब जापान में अशांति फैल गई थी तो इसे एकीकृत नहीं कर पा रहा था कोई भी, यानी कि अपने देश को एकता नहीं दे पा रहा था कोई भी जापान को जिस टाइम पे यहाँ पे अशांति फैली थी। तो उसका पहला कारण जो था वो ये था संकीर्ण सामाजिक आधार। यानी कि लोगों में बिल्कुल भी समानता नहीं थी। लोग जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, हर कोई एक दूसरे के ऊपर अपना आप को दिखाना चाहता था। सीमित राजनीतिक दृष्टि, जो राजनीति थी वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। जितने भी सारे के सारे शासक थे जापान के वो सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे थे अपने देश के ऊपर। पूंजी नियमन और भूमि अधिकारों में समानता लाने में असमर्थ था क्योंकि पूंजी जो थी उसमें असमानता आ गई थी। कुछ लोग गरीब हो गए थे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, इसलिए लोगों में असमानता आ गई थी। लोगों की समस्याओं पर ध्यान न देकर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया गया। जापान के लोगों पे सबसे पहले जब लोगों ने कहा कि हमारी समस्याओं को हल करो तो जो शासक थे उन्होंने समस्या को हल नहीं करा लोगों की, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि हमारी फ़ौज बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। वो उन्होंने फ़ौजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनाने पर ध्यान दिया जिससे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।